भज मन रघुपति राघव। नमस्कार, कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी सुधी व्यूअर्स को मेरा यानी श्रुतिपुरी का करबद्ध प्रणाम। अभिव्यक्ति के इस सेगमेंट में आज हम कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके सामने लाए हैं। कलाकार और उसकी कला किसी को भी मोहित कर सकती है, लेकिन अगर उसकी कला किसी को सम्मोहित कर देती है तो निश्चय मानिए उसकी कला में कुछ विशेषता तो है, कुछ अद्भुत है, कुछ अनोखा है उस कलाकार में, जो कि देखने वाले को सम्मोहित कर देता है। एक ऐसे ही कलाकार का जिक्र आज मैं करने जा रही हूँ। भरतपुर के नगर इलाके के एक बहुत ही नामचीन प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर बाबूलाल पलवार, जो तालबंदी विधा के पुरोधा माने गए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कला की छाप, उनकी कला की पहचान आज भी जन जन के पास है। बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके सुपौत्र अमित पलवार आज हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले अमित जी आपका स्वागत करते हैं कृष्णायन यूट्यूब चैनल में। और हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबूलाल जी में ऐसी क्या कला थी, क्या विशेषता थी कि आज भी उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी लोग उन्हें नहीं भुला पा रहे और उनकी कला की एक पहचान, एक अमिट छाप आज भी जन जन के हृदय में अंकित है। जी मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि तालबंदी विधा जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, उनकी जब वो 12 वर्ष के थे, उन्होंने पंडित रामगिरी गोसाई से इस विधा को प्रारंभिक शिक्षा ली। जब वो 16 वर्ष की अवस्था में हुए तो उनकी गायकी में ये तो ईश्वर की विशेष देन थी। ऐसी ताने, ऐसे मोड़ और आलाप, उनके इतने बड़े स्तर का आलाप था कि 2-2 किलोमीटर तक उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। और लयकारियाँ, गला नाच रहा हो तो भरतपुर महाराज, सबसे पहले महाराजा विजेंद्र सिंह जो तत्कालीन राजा थे, तब वो एक बार किसी कार्यक्रम में नगर पधारे और एक लड़के 16 साल के बाबूलाल को जब इस तरह से उन्होंने सुना, उसकी कोकिल आवाज को और बुलंद जादुई आवाज को सुना, तो उस पर सबसे पहले वो सम्मोहित हो गए थे। तो और उनको तालबंदी कोकिला की उन्होंने उपाधि दी, अपने साथ मोती महल काफी वर्षों तक ले गए। वहां से बाबूलाल जी की जीवन की शुरुआत हुई। अब उनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण मैंने समझता हूँ 3-4 ऐसे पॉइंट हैं कि जिस जमाने में 1990 के दशक से पहले राजस्थान के तालबंदी के विशाल दंगलों में 8-8, 10-10 हजार के श्रोताएं हुआ करते थे, माइक नहीं चला करते थे। अब इतनी बड़ी भीड़, खचाखच ग्राउंड भर रहा हो और श्रोता भी सादरे सुधी ताल और रागों के जानने वाले, और वहां बिना माइक के अपनी बात पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने क्या काम किया कि ध्रुपद, धमार और जो विशेष रूप से उनकी ठुमरियां ब्रजभाषा की प्रसिद्ध थी, वो गले में अपने में हारमोनियम बांध लेते थे और अपनी टीम उनके पीछे रहती थी और उनके पीछे ढोलक वादक रहता था और सीधे मुख्य स्थान से गाते गाते गले में हारमोनियम बांध के और दंगलों के भीतर घुस जाते थे। जी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बाबूलाल जी की गायकी का आनंद लेंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने सुना है, जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने जिसका आनंद लिया है, वही गायकी आप तक भी पहुंचाना हमारा धर्म है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। एक आपसे बात करके आपने बताया कि तालबंदी के पुरोधा थे, लेकिन आप बात गायकी की कर रहे हैं। तालबंदी शब्द से ऐसा महसूस होता है कि जैसे तबला, पखावज और ताल वाद्यों की कोई तालबंदी की बात कर रही हो, लेकिन आप गायकी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या अंतर है, ये एक हमारे व्यूअर्स को समझाइए।
कि तालबंदी जो है इसका जैसे कि नाम से अर्थ है तालबद्ध गायकी को ही तालबंदी गायकी कहा जाता है। इसमें तालवादों की प्रधानता होती है और इसका विशेष आकर्षण जैसे कि इसमें तबला भी होता है, ढोलक भी होती है, झांझ भी होती है, मजीरा भी होता है, सारंगी इसमें है। लेकिन इसका विशेष आकर्षण जब पंडित जसराज जी जैसे महाप्रबुद्ध व्यक्ति प्रश्न की विशाल नाद, बड़े बड़े नगाड़े, उस पर जब सम और तोड़ गायक इस तरह से चीर के दिखाता है, जब सम आता है और एकदम नगाड़े वाले की ओर भाग के दिखाता है, और जब वो डंके की चोट से उस सम पर जब वो नाद वादन करता है तो एक विलक्षण एक अद्भुत रोमांचकारी स्थिति पैदा हो जाती है। और इस कारण से तालबंदी गायकी अपनी अपनी अनूठी शैली है। आप ये कहना चाहते हैं कि गायकी के साथ एक्शन भी है? हाँ, एक्शन है ना, एक्शन है तभी अभिनय है, तभी वो एक प्रभावशाली अनुभव श्रोताओं तक पहुंचा पाते हैं या दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। जहां तक आप ध्रुपद और धमार की बात करते हैं तो ध्रुपद और धमार 12 मात्रा में गाया जाने वाला या 14 मात्रा में गाया जाने वाला एक विधा है जी। आप ठुमरी की भी बात करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है ठुमरी गायक मुझे हमेशा अलग ही मेरी जानकारी में है, जो ध्रुपद धमार नहीं गाते हैं, और जो ध्रुपद धमार गाते हैं वो ठुमरी नहीं गाते। मतलब ऐसा देखने में कम मिलता है। लेकिन डॉक्टर बाबूलाल पलवार जी ये दोनों ही विधाओं के मास्टर थे जी। तो ऐसा ये तो एक अद्भुत सहयोग जी बिल्कुल। और राग गौरव कल्याण में यहाँ ध्रुपद गा रहे हैं, राग शहाना में ध्रुपद गा रहे हैं, और क्योंकि एक गायक 2 प्रस्तुति देता है दंगल में, तो सबसे पहले वो ध्रुपद से अपनी शुरुआत करते थे, और ध्रुपद गाने के बाद फिर वो अपनी स्वामी हरिदास जी की बंदे से या स्वयं की ब्रजभाषा की रचित तमाम ठुमरियों ने ठुमरी का राजा कहा जाता था, और वो ठुमरी गाने लग जाते थे। ठुमरी गाने पे श्रोता झूम उठते थे, दंगल को लूट लेते। लेकिन उनकी विशेषता उन्होंने क्या किया, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में भी उन्होंने ये बात कही कि शास्त्रीय संगीत से नवीन पीढ़ी जुड़ नहीं रही है, तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया मैडम, वो जैसे ध्रुपद गा रहे हैं या धमार गा रहे हैं या झप गा रहे हैं या विशेष रूप से ठुमरी तो गाते थे, तो गाते गाते अचानक उसी राग में किसी लोकगीत को, किसी रसिया को, किसी गजल को या किसी भजन को उसी चीज में, उसी राग में भर के, और एकदम जब वो सुनाते थे, जैसे कि मैं दर्द से दिल बहलाता हूँ, हाँ, जब उलझन सी कुछ होती है और मैं गम से खेला करता हूँ, जब सारी दुनिया सोती है, बेगाने मोहब्बत क्या जाने क्या चीज मोहब्बत होती है। अब इन्होंने ये गाया तो नए लड़कों को लगा यार इसकी मोहब्बत की बात कर रहे हैं बाबा, लेकिन तुरंत अपनी बात तो उनसे पहुंचा दी, उनको जोड़ लिया, लेकिन तुरंत उन्होंने आगे रोका, कौन सा इसके कियो पहलाद भगत ने रटना लगी हरि नाम उचारो, इश्क दीवानी भई बावरी मीरा गिरधर नाम पुकारो, इश्क मरम मरमग ही जाने अनजाने क्या जाने बेचा। और इसको गाते गाते फिर बिना सुर रस भंगे किए उसी ताल मात्रा पे मूल गाई जा रही, जब बंदिश पर लौटते थे तो दर्शक उनको उठा लेते साहब, झूम जाते थे। दंगल जहाँ तक मैंने सुना है, रसिया दंगल सुने हैं जी, कुश्ती के दंगल सुने हैं जी। इस तरह के दंगलों की तो बात होती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में कभी दंगल मैंने सुना नहीं है जी। तो ये दंगल क्या दंगल थे? क्योंकि रसिया दंगल तो लोक गीतों में रसिया दंगल आम हुआ ही करते थे, ब्रज में होते थे हमारे। देखो मैडम क्या है, तालबंदी दंगल इसमें क्या एक निर्णायक मंडल बैठा करता था, और इसमें 40-40, 45-45 पार्टियां पहुंचती थी, और ये विशेष रूप से सबसे बड़े दंगल होते थे राजस्थान के दौसा और बांदीकुई शहर में। दौसा और बांदीकुई राजस्थान के बहुत अच्छे शहर हैं जो तालबंदी के गढ़ कहे जाते हैं। वहाँ अलवर जिला, भरतपुर जिला, करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला, दौसा जिला, जयपुर जिला, ब्रज के सारे गवैये वहाँ पहुँचते थे, और वहाँ उनकी छटनी हुआ करती थी मैडम, और जनता भी निर्णय देती थी कि किसी ने कोई राग गाया, जैसे मान लो रात मालकोस गा दिया और रात्रि का पहला पैर चलता है, तो उस समय क्या होता था, माइक के ऊपर जब माइक चल गई तो उसके ऊपर कपड़ा लगा देना, या माइक लालटेन लटक रही थी, लालटेन पे कपड़ा रख देना, या दंगल में घड़ी लटकती थी, तुरंत उसको जनता कोई भी हाथ ऊपर करके विरोध करती। तो और एक तो ये था कि समय का राग वो गा रहा है या नहीं गा रहा है, वो स्वर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। उसके बाद जब वो दंगल में जनता में जाता है और बिना किसी हो हल्ला शराबे के, और वो वापस अपनी गायकी से सबको रसिक करके वापस लौटता है, तब उसको प्रथम स्थान प्राप्त होता था। और यही बाबूलाल जी की विशेषता थी, जैसे उनका नाम होता था उनको सुनने मैडम दूर दूर से लोग आते थे, दंगल उनके नाम से भरते थे। जैसे कि बाबूलाल जी आए, बस उनका नाम ही काफी था, दंगल भर जाना,
उनके नाम से। और जब वो वहाँ इस तरह की गायकी करते थे और मतलब उनको क्या जो निर्णायक जो मंडल थे वो स्वयं श्रोता बन के बाबूलाल जी को सुना करते थे। तमाम पार्टियां कह देती नहीं भाई हम नहीं गाएंगे, बाबूलाल जी को ही गाने दो। भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्ण संग अब मुट्ठी अबीर फेंकी आंखों में भर गई। अब मुट्ठी अबीर फेंकी आंखों में भर गई। ग्वालिन नदी के नहाने मैया में मर गई। होली में